हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का घटना चक्र पूर्वावलोकन में। हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ेंगे। आज का चैप्टर है पहला, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर मुस्लिम आक्रमण से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए भारत पर मुस्लिम आक्रमण से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल मेरा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें आगे ले चलने में, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास से पर जो पहला टॉपिक है भारत पर मुस्लिम आक्रमण, इससे रिलेटेड सारे फैक्ट को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण मक्का, जो कि सऊदी अरब में स्थित है, यहाँ पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था। तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? हज़रत मोहम्मद। हज़रत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का, जो कि सऊदी अरब में है। कब हुआ था? 570 ईस्वी में। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र स्थल माना जाता है। मक्का में जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक है हज़रत मोहम्मद, इनका जन्म हुआ था मक्का में, इसीलिए मक्का स्थान को मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल कहा जाता है। और जो हज़रत मोहम्मद थे, इनकी मृत्यु हो गई 632 ईस्वी में। ऋग्वेद में उल्लिखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। ऐसा कहा गया है कि जो ऋग्वेद में उल्लिखित है भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। परंपरानुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। दूसरा पॉइंट लिखा गया है कि भारत का नाम भारत क्यों पड़ा है? परंपरानुसार जो दुष्यंत के पुत्र थे भरत, उनके नाम पर भारत पड़ा है। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र थे भरत। जो ऋषभ देव हैं, उनके ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र हैं, उनका नाम था भरत, इनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा है। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया था। तो जो ईरान के लोग थे, इन्होंने इसको क्या कहा है? हिंदुस्तान कहकर पुकारा है। तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा है। क्या कहा है? इंडिया, हिंद। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया है। तो हिंदू का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था? अरब लोगों ने किया था। अरब लोगों ने हिंद का प्रयोग सबसे पहले किया था। हिंद, भारत, हिंद बोले तो भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द सबसे पहले अरब लोगों ने किया। देखो, ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान कहा है, ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा, यूनानियों ने क्या कहा? इंडिया कहा है। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। तो भारत में सबसे पहला जो सफल ऐसा मुस्लिम आक्रमण जो सफल हो गया, तो वो 712 में हुआ था। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में ये हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया था। इनके आक्रमण करने से पहले उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया था, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो इराक के कौन थे? हाकिम अल हज्जाज। इन्होंने ही मोहम्मद बिन कासिम की अगुवाई में अपनी सेना को भेजा था सिंध पर आक्रमण करने के लिए। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। अरब क्या कर लिए? सिंध को जीत लिए। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। सिंध पर कौन राजा था? दाहिर। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। तो सिंध पर अरबों ने विजय प्राप्त की थी, ये हमें कहाँ से मिलता है? चचनामा से। चचनामा किस भाषा में लिखा गया? फारसी ग्रंथ है। अब देखते हैं गजनी वंश का संस्थापक कौन था। तो गजनी वंश का संस्थापन कौन था? अलप्तगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम था यामिनी वंश। गजनी वंश को यामिनी वंश भी कहते थे। इसको संस्थापक कौन थे? अलप्तगीन। अलप्तगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया है। अलप्तगीन ने क्या किया था? गजनी को अपनी राजधानी बनाया था, और इस वंश का नाम भी गजनी था और यामिनी भी था। 998 ईसा पूर्व में 998 ईस्वी में महमूद गजनी का शासन बना। महमूद, कौन सा? महमूद नाम है, शासन कौन बना? महमूद गजनी का शासन बना। गजनी का शासन बना महमूद। सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद ने 17 बार भारत पर आक्रमण
किया बोले तो गजनी। भीमदेव प्रथम 1022 से 63 तक थे भीमदेव प्रथम इनका कार्यकाल। इसके शासनकाल में महमूद गजनवी ने 1026 ईस्वी में सोमनाथ जो कि मंदिर गुजरात में है उसको लूटा था। महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था? 1920 में हुआ था चंदेलों पर आक्रमण। उस समय चंदेल वंश का शासक कौन था? विद्याधर था। चंदेल वंश का शासक कौन था? विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। चंदेल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? विद्याधर। यह अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। मतलब वो प्रतिरोध किया, विरोध किया मुसलमानों को और सफल भी हो गया है। 999 से 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनवी या गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। 999 से 1027 के बीच। परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि मात्र लूटपाट से था। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को यामीन उद दौला तथा आमीन उल मिल्लाह की उपाधि दिया था। कौन दिया था? बगदाद के खलीफा थे कादिर अल कादिर बिल्लाह। इन्होंने महमूद गजनवी को दो उपाधि दी थी, यामीन उद दौला और आमीन उल मिल्लाह। महमूद गजनवी ने शिक्षित एवं सुसभ्य था। महमूद गजनवी शिक्षित और सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। विद्वान और कलाकार का। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। उसके समय में जो भी विद्वान थे, महान विद्वान थे, उनको गजनी में ले जाकर के इकट्ठा कर दिया था। उसका दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी। इसके दरबार के इतिहासकार कौन था? उतबी था महमूद गजनवी के। उसने किताबुल यामिनी अथवा तारीख यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की है। तो इसने दो ग्रंथ की रचना की है, किताबुल यामिनी और तारीख यामिनी। यामिनी वंश इनके वंश का नाम है, इसलिए इनके दोनों ग्रंथ के लास्ट में यामिनी लिखा हुआ है, किताबुल यामिनी और तारीख यामिनी। इसके अतिरिक्त उसके दरबार में दर्शन, ज्योतिष और संस्कृति का उच्च कोटि का विद्वान कौन था? अलबरूनी। तारीख सुबुक्तगीन का लेखक बैहाकी, जिसे इतिहासकार नेलपून ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी। तो इनके दर्शन पर, ज्योतिष पर और संस्कृति का उच्च कोटि का विद्वान कौन था? अलबरूनी। अलबरूनी तारीख सुबुक्तगीन का लेखक बैहाकी, जिसे इतिहासकार लेनपूल ने क्या कहा है? पूर्वी पेप्स की उपाधि दी है। फारस का कवि उजारी, खुरासानी विद्वान तुसी एवं उनसुरी विद्वान असजदी और फारूकी प्रमुख व्यक्ति थे। शाहनामा का लेखक फिरदौसी है। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। कौन? फिरदौसी। इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। कौन सी उपाधि दी गई है फिरदौसी को? पूर्व का होमर। फरिश्ता 1560 से 1620 ईस्वी ने तारीख फरिश्ता यह गुलशन इब्राहिमी नामक पुस्तक लिखी है। इसका पूरा नाम है मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। इसकी किताब तारीख फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है। महमूद गजनवी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे? अलबरूनी थे। 11वीं सदी में भारत आया था ये। अलबरूनी 11वीं सदी में भारत आया था। और किसका प्रसिद्ध इतिहासकार था? महमूद गजनवी का। उसकी पुस्तक किताबुल हिंद से तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। तो अलबरूनी की पुस्तक है किताबुल हिंद। यहाँ से भारत का जो सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति है वहाँ की जानकारी मिलती है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलबरूनी ही था। तो अलबरूनी ही पुराणों का सबसे पहले अध्ययन किया था। इसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। अलबरूनी का जन्म, वह खीवा प्राचीन ख्वारिज्म देश का रहने वाला था। अलबरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी। कौन कौन से क्षेत्र थी? खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्म और धर्मशास्त्र का भी विद्वान था। उसने संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मपुत्र, बलभद्र, वराहमिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो अलबरूनी ने संस्कृत में ब्रह्मपुत्र, बलभद्र और वाराहमिहिर की रचना की है। उसने जगह जगह भगवद गीता, विष्णु पुराण तथा वायु पुराणों का उद्धृत किया है।
तो भगवत गीता, विष्णु पुराण और वायु पुराण का उद्धृत किया है। अल बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की है। तहकीक हिंद के अरबी भाषा में की है। सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा में इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी में किया है। तो ये अरबी भाषा में है तहकीक हिंद। इसको अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया? एडवर्ड साची ने किया है। इसका अनुवाद हिंदी में कौन किया? रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया है। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी के ने जारी किया था। तो संस्कृत का में लेख लिखा गया था। जो चांदी का सिक्का महमूद गजनवी ने चलाया था उस पर संस्कृति में लेख लिखा गया था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संस्कृत का लेख लिखा हुआ चांदी का सिक्का किसने चलाया? महमूद गजनवी ने चलाया था और वो चांदी का था। महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्के के दोनों तरफ अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लिखित थे। ऊपरी भाग पर क्या अंकित था? ऊपरी भाग पर अंकित था मुद्रा लेख अरबी भाषा में तथा दूसरी भाग में संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में। सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा था अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार निरूपति महमूद। इस मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी थे। मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी थे। 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को ये जीत लिया था। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मध्य एशिया का था। क्या जीता? उत्तर भारत को 1192 में। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 में ही हो गया था मुल्तान पर और 1205 ईस्वी में वह बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई कर रहा था। पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई कर रहा था। तो 1175 में पहला आक्रमण मुल्तान पर किया था और 1205 ईस्वी तक बराबर साम्राज्य विस्तारित करना चाहता था। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। तो 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था, किंतु मूलराज सेकंड या भीम सेकंड ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया था। तो 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। गुजरात पर उस समय शासक भीम सेकंड या मूलराज सेकंड का था। इसकी माँ थी जो विधवा थी, इसकी माँ का नाम था नायिका देवी। इन्हीं के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी से मुकाबला किया था और उसे परास्त कर दिया था। यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तो 1178 में पहले हार गया, फिर 1191 में पृथ्वीराज चौहान से झगड़ा हुआ। तो इस युद्ध में मोहम्मद गौरी फिर हार गया। फिर 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ तो मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति स्थापित हो गई। तो पृथ्वीराज चौहान तराइन के दूसरे युद्ध में हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गया था। तो मोहम्मद गौरी के 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में जीतने के बाद मुस्लिम की स्थापना हो गई भारत में। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। उसके बाद 1194 ईस्वी में एक साल बाद चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित कर दिया। तो चंदावर के युद्ध 1194 में हुआ था। गढ़वाल का राजा था जयचंद, उसको फिर पराजित कर दिया। और चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद जिले में यमुना नदी तट पर स्थित है, जो कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरी तरफ कलमा अरबी में लिखा हुआ है, कलमा खुदा हुआ है। पहली तरफ देवी लक्ष्मी और दूसरी तरफ कलमा अरबी में लिखा है। गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में इक्ता प्रथा स्थापित हो गई। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जो तराइन का दूसरा युद्ध था इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका कौन निभाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला था। 1192 से 1206 तक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी कर दिया। उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार कर दिया। बिहार और उत्तरी बंगाल की विजय के बारे में गौरी अथवा ऐबक ने सोचा भी न था। बिहार और उत्तरी बंगाल की विजय के बारे में गौरी और ऐबक ने सोचा भी नहीं था कि हम लोग जीत जाएंगे। इस कार्य को गौरी ने एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया था। इस कार्य को गौरी के एक साधारण दास मतलब गुलाम
ने कौन था? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। उसने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य में बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला के तहस नहस कर राजधानी अनंतपुर पर कब्जा कर लिया। कौन? बख्तियार खिलजी। तो ये बिहार की विजय की, जो नालंदा विश्वविद्यालय या विक्रमशिला थी उसको ध्वस्त कर दिया। उसने 1198 से 1203 ईस्वी में मध्य बंगाल पर भी आक्रमण कर दिया। उस समय वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था। कौन था वहाँ का शासक? लक्ष्मण सेन था। 1203 पर, और 1193 से 1202 के बीच बिहार को ध्वस्त किया है, और 1198 से 1203 के बीच में बंगाल पर वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। कौन था? बिना युद्ध किए ही भाग निकला। कौन? वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मर्पण समर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर पूरी बंगाल की शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। पूरी बंगाल में भाग गया। इख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। किसको? लखनौती को। प्रोफेसर हबीब के अनुसार तुर्कों द्वारा उत्तर पश्चिमी की विजय ने क्रमशः शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया। जो तुर्कों थे ये ने उत्तर और पश्चिमी विजय प्राप्त कर ली भारत के उत्तर और पश्चिम में, तो इसने किसका जन्म दे दिया? शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति का जन्म दे दिया प्रोफेसर हबीब के अनुसार। प्रोफेसर हबीब ने के अनुसार। तो चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। सऊदी के मक्का में हुआ था। ये इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे हजरत मोहम्मद। इसी के कारण यह स्थान क्या है? अनुयायियों का पवित्र स्थल है, मुस्लिम अनुयायियों का। कौन? मक्का। 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। मक्का कहाँ है? तो मक्का सऊदी अरब में है। नेक्स्ट है, हिंद या भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार किसने प्रयोग किया था? तो अरबों ने किया था हिंदू का सबसे प्रथम। और तो देखिए, ऋग्वेद में भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भरत पड़ा। कबीला का नाम था भरत ऋग्वेद में। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत था, उसके नाम पर पड़ा है। विद्वानों के अनुसार ऋषभ देव के बड़े पुत्र का नाम भरत पड़ा। ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान कहा है। ईरान के लोगों ने हिंदुस्तान कहा। यूनानियों ने क्या कहा है? इंडिया कहा है। हिंद अथवा भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरबों ने किया है। हिंदू शब्द का प्रयोग अरबों ने किया है। ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा है और यूनानियों ने इंडिया कहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो हुआ था 712 ईस्वी में, जो ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय कब मिली थी? 712 ईस्वी में। देखिए यहाँ पर इनके उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा था 711 में, जो पराजित हो गया था। इराक के हाकिम उल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में फिर से 712 में भेजा था। कौन भेजा था? हाकिम अल हज्जाज ने। चशनामा ग्रंथ से इसकी जानकारी मिलती है। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम। तो 8वीं सदी के प्रारंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व पर सिंध पर आक्रमण हुआ, किंतु उसका कोई स्थायी परिणाम नहीं हुआ। अरबों का राज्य सिंध और मुल्तान के पूर्व में नहीं फैल सका तथा उनकी शक्ति क्षीण हो गई। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? अरबवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम था, अरब का था। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जब ये सिंध पर आक्रमण कर तब इसकी उम्र 17 वर्ष थी। चशनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं राजधानी क्या थी? अरोड़ राजधानी थी। अगला है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक है? तो अलप्तगीन। कौन था? गजनी राजवंश का संस्थापक था अलप्तगीन। गजनी वंश का अन्य नाम यामनी भी था। अलप्तगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज्य था, जिसका विस्तार हिंदुकुश पर्वत तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ऑप्शन दिया गया, बताना है कि कौन सा सही है। पहला है, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, सही है। वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन नहीं, लूटपाट करने से था, ये सही है। आर गलत है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो विद्याधर।
विद्याधर चंदेल के राजा थे उस समय। तो वो क्या क्या थे, महमूद गजनवी का चंदेलों पर आक्रमण हुआ था। उस समय चंदेल वंश का राजा विद्याधर थे जो बहुत शक्तिशाली थे। तो महमूद गजनवी उनको हरा नहीं पाया। अगला है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो दरबारी इतिहासकार उतवी थे। कौन थे, उतवी। इनकी किताबुल आमनी, तारीख यामनी, इनका 2 ग्रंथ है। शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित है। तो शाहनामा का लेखक फरिश्ता है क्या, तो ये किसके दरबार से है ये बताना है। तो शाहनामा किसके दरबार से है, चलिए देखते हैं। शाहनामा फरिश्ता नहीं, फरदौसी है। शाहनामा के लेखक कौन है, फिरदौसी है। अगला है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। अलबरूनी था। अलबरूनी था। इसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा प्राचीन ख्वारिज्म देश का रहने वाला था। महमूद गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आया था। अलबरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों ने व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्र थे। खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्मशास्त्र और धर्म, इन सब में रुचियों वो रखता था। तत्कालीन धार्मिक संस्कृति की जानकारी इन्हीं से मिलती है। उसने संस्कृत का अध्ययन किया है और अनेक संस्कृत रचनाओं का रचना भी किया। ब्रह्मपुत्र, बलभद्र, वराहमिहिर। उसने जगह जगह भगवत गीता, विष्णु पुराण, वायु पुराण को उद्धृत किया है। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीत हिंद की रचना की है। एडवर्ड ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। रजनीकांत शर्मा ने इनको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। तो अलबरूनी था, जो कि 11वीं सदी में आया था। अलबरूनी भारत कब आया था, तो 11वीं शताब्दी में आया था। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था। अलबरूनी था। कथनों में से कौन अलबरूनी के बारे में सही नहीं है, ये बताना है। वह धर्मनिरपेक्ष लेखक था, गलत बात है। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, सही। और संस्कृत विद्वान था, त्रिकोणमति विशेषज्ञ भी था। तो धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। किसने महमूद गजनी के लेखक के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, नहीं। तो सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भीमदेव ने कराया है। तो महमूद गजनी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1026 के समय हुआ था। उस समय भीमदेव प्रथम थे शासक। 1022 से 1063 तक इनका शासन काल चला है। तो महमूद मंदिर से अतुल संपत्ति लूटकर वापस लौट गया। महमूद के जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया है। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के बनवाए थे। महमूद गजनी। एक तरफ संस्कृत लिखा, एक दूसरी तरफ अरबी लिखा है और चांदी का वो सिक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये था अवयक्तिका नाम आयाम टनकम हतो महमूदपुर सोनतो 4181। ये संस्कृत में लिखा है। चांदी के इस सिक्के या दिरहम का वजन 3 ग्राम का था, 3.0। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था। तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था। 1175 ईस्वी में ये शिहाबुद्दीन गौरी का प्रथम आक्रमण था। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 मुल्तान पर हुआ था। 1205 ईस्वी में वह साम्राज्य विस्तार के लिए पूर्वी राज्य की रक्षा करने के लिए भारत पर चढ़ाई कर दिया। तो 1175-76 में मुल्तान और उच्च पर आक्रमण किया था। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया था। 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन का प्रथम युद्ध। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। पृथ्वीराज चौहान दूसरे युद्ध में हार जाते हैं। फिर 1194 ईस्वी में जो है जयचंद से विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था। तो भीम सेकंड ने। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले भीम सेकंड ने पराजित किया था। 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज सेकंड या भीम सेकंड ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया है और उसे परास्त कर दिया। यह गौरी के भारत की पहली पराजय थी। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। चंदावर का युद्ध 1194 में ईस्वी में हुआ था। तो इस समय चंदावर कहाँ, फिरोजाबाद यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में। कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था। तो जयचंद। 1194 चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था। तो जयचंद को हराया था।
युद्ध जिसमें भारत ने मुस्लिम सत्ता की स्थापना कर दी, तो तराइन का दूसरा युद्ध था। तो गोरी ने जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तो इस समय मुस्लिमों की सत्ता का स्थापना हो गया। कालानुक्रम अनुसार बताना है कि सबसे पहले कौन काम हुआ है उसके बाद। तो सबसे पहले महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण किया है, उसके बाद मोहम्मद गोरी किया है, उसके बाद चंगेज खां किया, तब तैमूर किया है। तो 3 2 3 1 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी मिलती है? तो देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती है किसके शासनकाल में? ये मिलता है मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी मिलती है। दूसरी तरफ अरबी भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया था। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? बख्तियार खिलजी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया था, दूसरा वाला, हाँ ये था, ये था, ठीक है। जब 1221 ईस्वी में ख्वारिज्म शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगबरनी दिल्ली सल्तनत की ओर भागा। सुल्तान नासिरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने किया था। अगला है, नीचे दिया गया बताना है कि कौन सा सही है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सा सही है। पहला है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। सही बात है। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं था, तो दोनों सही है। नेक्स्ट है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? तो रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये कहाँ से मिलता है? ये मिलता है दसपुर मंदसौर शिलालेख है। शिलालेख का नाम है दसपुर मंदसौर, कुमार गुप्त के शासनकाल का है। इस लेख में कुमार गुप्त का राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है। इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। यहाँ से प्राप्त लेख में पट्टवाय श्रेणी रेशमी सूत बुनने वालों की समिति तथा इंदौर लेख में तौलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। तो कहाँ से मिलता है? कुमार गुप्त के शासनकाल में दसपुर मंदसौर से मिलता है। दसपुर मंदसौर से मिलता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए था दसपुर शिलालेख, तो इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ से रेशम बुनकरों की श्रेणी का जानकारी मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन अरबों का आक्रमण चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।